जो आपके हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो कि ऑल ओवर हिस्ट्री हम लोग ने जब एनिशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और आपको यहाँ से लेकर अब आपके पूरे जीवन भर जब तक आप पढ़िएगा, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा नेशनल मूवमेंट, ठीक है, कि हम लोग को आजादी प्राप्त किया है उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। हालांकि बैकग्राउंड एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए वर्षों लग जाते हैं ना। जैसा कि आप लोग ने देखा इतिहास में है ना, हम लोग ने जो भी पीछे चैप्टर पढ़ा उसमें जब आप लोग ने देखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके अलावा फिर जो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में आप लोग ने देखा था कि जो रिफॉर्म मूवमेंट चला था, ठीक है, वो एक तरह से बैकग्राउंड हमें आप लोगों को क्लास में बताते आया हूं, है ना, ठीक है। तो आप लोग अगर बात कर लो नेशनल मूवमेंट की है ना, तो इसके बैकग्राउंड की हम लोग बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसका बैकग्राउंड आप लोग ने पूरा पीछे देखा, ठीक है। इसके पीछे क्या क्या था बैकग्राउंड, अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर सरकार ने जो भी कानून लाया, ठीक है, कानून में क्या था, जैसे अगर आप लोग मान लो, अगर हम लोग लॉ की बात कर ले, तो आप लोग ने देखा जो भी सरकार ने एजुकेशन के लिए कानून लाया, ठीक है, उसके बाद फिर रूल करने के लिए कानून लाया, वो सब क्या है। इस कानून के अलावा आप लोग देखिएगा सरकार ने फिर क्या किया, हाँ, फिर हमारे देश के जो लोग थे ना, क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सब कहीं ना कहीं आप लोग का है ना नेशनल मूवमेंट का बैकग्राउंड बन रहा है, ठीक है, यानी आधारशिला बन रही थी, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जब नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले शुरुआत होगा, है ना, हम लोग इतिहास में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की स्थापना से मानते हैं ना, कि कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा योगदान था, है ना, आजादी में। तो उसके स्थापना से कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्थिति थी हम लोग के सामने नजर आने लगी, ठीक है। अब सरकार जैसे जैसे कानून ला रही थी वैसे वैसे हमारे देश में बदलाव हो रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अब सरकार ने सबसे पहले कानून क्या लाया, आप लोग ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का नुकसान क्या हुआ था, यहाँ पर आप लोग देखिएगा अंग्रेज से कमजोर पड़ गए थे ना, क्योंकि अब देखिए यहीं से शुरुआत हो रहा है, यहीं से आप लोग को इतिहास समझ में आएगा ना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या थे, अंग्रेज लगभग हारने वाले थे, ठीक है, लेकिन कारण ये था कि भाई जो हमारा आंदोलन था, ठीक है, क्रांति थी, वो एकजुट के साथ नहीं हो पाई सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, बोल सकते हैं अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। लेकिन अब यहाँ पर अंग्रेज सरकार को, जहां से अब अंग्रेज सरकार की पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब अंग्रेज सरकार आगे शासन करने के लिए, है ना। जैसे आप लोग जानते हो, अगर हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो इसके अगर प्री यानी पहले की बात करोगे तो कौन शासन करती थी, कंपनी। और अब यहाँ पर प्रेजेंट से कौन शासन कर रही है, तो यहाँ पर है गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, अब सरकार ने यहाँ से कानून लाना शुरू किया। अब सरकार ने देखा क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था, कि हथियार थे, किनके पास हथियार थे, भारतीयों के पास। तो सबसे पहले इन्होंने 1878 में इन्होंने क्या लाया, इन्होंने लाया आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या बताता है बेटा, आर्म्स एक्ट के अनुसार क्या था, कि जितने भी भारतीय थे, है ना, उनको हथियार रखना क्या था, गलत था, ठीक है, गलत माना गया, सरकार की नजरों में हथियार रखना गैर कानूनी माना गया, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, ये बताता है कि जो इंडियंस यानी भारतीय है ना, इंडियंस के लिए क्या है, जो भी आप लोग देखिएगा हथियार, ठीक है, आर्म, या फिर आप लोग बोल सकते हो वेपन, है ना, रखना क्या था, इलीगल था, ठीक है। तो इलीगल करार दिया गया, है ना। अब इलीगल तैयार दिया गया, है ना। अब देखिएगा पहला तो ये है कि भाई हथियार रख नहीं सकते, और जब रखेंगे तो रखने के लिए क्या रहेगा, कम से कम आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो भारतीय लोग को क्या हथियार रखना मुश्किल था। इसके अलावा सरकार ने एक और एक्ट लाया इसी वर्ष, है ना, वो था वर्नाक्यूलर एक्ट, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है भाई, अब आप लोग देखिएगा वर्नाक्यूलर एक्ट क्या बताता है। वर्नाक्यूलर एक्ट के अनुसार, है ना, अब देखो क्रांति दो तरीके से की जाती है ना, आंदोलन में बस ये नहीं कि आप हथियार से लड़ोगे ना, आंदोलन में दो तरीके से आप लोग लड़ सकते हो। अगर हम लोग बात करें वे की, है ना, तो वे में आप लोग देखोगे एक शांति से होता है, एक क्रांति करके होता है, ठीक है ना। एक पीसफुली होगा और दूसरा होगा आप लोग क्या, आप लोग बोल सकते हो कि क्रांति की तरह, रिवोल्यूशन की तरह, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, पीसफुली आप लोग कैसे क्रांति कर सकते हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं शांति से करोगे, लिख कर पढ़ कर इसके द्वारा।
तो पीसफुली आप लोग क्या करोगे, न्यूज़पेपर जो आप लोग का होगा है ना, उसके अलावा जो भी पैम्पलेट होगा, क्योंकि आप लोग ने उस समय जब आप लोग ने रिफॉर्म मूवमेंट देखा था, उसमें आप लोग ने देखा कि राजा राम मोहन रॉय क्या पैम्पलेट छपवाते थे, है ना, लोगों को जागरूक करने का। तो यहाँ पर पैम्पलेट आप लोग देखिएगा। उसके बाद फिर लेख हो गया है ना, कोई भी, ठीक है, तो कोई भी लिखा हुआ आप लोग दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बोल सकते हो ना, क्या करेगा, लोगों में जागरूकता का भाव लाएगा, है ना। तो सरकार ने क्या किया, वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था, वर्नाक्यूलर एक्ट था कि कोई भी जो भारतीय लोग थे ना, कुछ भी ऐसा नहीं मतलब छपवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे जिससे जो अंग्रेज सरकार है उसके विरोध का आभास हो, ठीक है। ऐसे में सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर उचित कार्यवाही करेगी, सरकार उसको जेल में डालेगी और जुर्माना भी लेगी, है ना। तो वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है कि आप लोग कुछ भी लिख नहीं सकते हो आजादी से, ठीक है, आपको लिखने की आजादी नहीं है, समझ गए ना। अगर आप लोग बुराई करना चाहते हो अंग्रेज सरकार की तो आप नहीं कर सकते, करोगे तो आपका प्रेस बंद हो जाएगा, या फिर आप जो छपाए वो जेल में जाओगे, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर एक्ट और जो आर्म्स एक्ट, दोनों क्या है, लोगों को एक तरह से बोल सकते हो ना, पकड़ के रख लिया कि अब तुम आजाद नहीं हो, है ना, तुम हमारे ऊपर कोई भी क्या है विरोध का एक भी जो भी बोल सकते हैं, एक भी कारण ये लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट लाए, वर्नाक्यूलर एक्ट लाए, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और क्या है, एक चीज और यहाँ पर था, इल्बर्ट बिल, ठीक है, इसी में देख लो आप लोग, है ना, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल भी एक प्रकार का बिल था, है ना। इसमें क्या था, अब इस बिल में ये कहा गया कि देखो भाई, अब जैसे भारत में अंग्रेज भी रह रहे, भारतीय भी रह रहे, है ना, तो जो यहाँ पर अपराध करेगा वो अंग्रेज भी कर सकता है, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल में क्या लिखा था कि अगर कोई जो भी मतलब विदेशी, विदेशी मतलब कौन, जो ब्रिटिशर है ना, ब्रिटिशियन है वो लोग क्या, अगर कोई अपराध करते हैं तो सरकार वहां पर क्या करेगी, जो जज होंगे, है ना, वो जज निर्णय लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जज की सबसे बड़ी बात आती है कि जो जज होते थे, है ना, उस समय कोर्ट में दो तरह के होते थे, एक होते थे ब्रिटिश और एक होते थे इंडियन, ठीक है, एक होते थे इंडियन। अब यहाँ पर बात आती है, अब लोगों को डर इस बात का लगा है ना कि अगर इंडियन ने क्या किया, अगर इंडियन जज को मौका मिल गया ब्रिटिश के लिए ना निर्णय लेने के लिए, तो इंडियन को तो सबसे पहले वो लोग कमजोर नीचा जाति का या फिर नीचे वर्ग का मानते थे ना, तो पहला वो लोग काले और गोरे का रंग भेदभाव देखते थे, तो पहला वो लोग ने इंडियन को नहीं माना है ना, ये बोलकर इनकार किया कि भाई ये लोग का क्या लेवल हमसे कम है, तो ये लोग हम लोग को क्या कोई भी हमारे निर्णय नहीं ले सकते, है ना, अगर लेंगे तो अंग्रेज लेंगे। और दूसरा इस बात का भी डर था कि अगर वो कुछ गलत करेंगे और भारतीय हैं तो भारतीय सीधी सी बात है कि विरोध में, यानी अंग्रेजों के विरोध में निर्णय लेंगे, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल का क्या हुआ, जितने भी अंग्रेज थे सब ने विरोध किया ना, जो भी अलग अलग काम करने वाले व्यापारी लोग सब लोग ने विरोध किया, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल आया, लेकिन बाद में इसमें सरकार ने, है ना, कुछ बदलाव करके दिया। बेटा इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल भी क्या था, एक तरह से बोल सकते हो ना कि भारतीयों पर शिकंजा कसने का काम किया गया, है ना। तो यहाँ पर हालांकि बिल में कुछ बदलाव करके क्या किया गया, इस बिल को फिर से लाया गया, तो वहां पर अब अंग्रेज मान। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जितना भी कानून लाया जा रहा है, ठीक है, ये सब भारतीयों को शिकंजे में कस रहा है, मतलब भारतीय आजाद नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, लोगों ने अलग अलग सभा बनाई, जैसे कि आप लोगों ने उस समय देखा था ब्रह्म समाज अलग अलग, ठीक है, आर्य समाज, वेद समाज, तो सब क्या था, उस समय जागरूकता लाने का काम कर रहा था। अब यहाँ पर सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, जब इसे बिल आ रहा है तो ये लोग जो भी सामान्य नागरिक रहेंगे, भारतीय रहेंगे, उनके लिए निर्णय कौन लेगा, तो उनके लिए भी निर्णय लेने के लिए क्या हुआ, तुम लोग देखोगे कुछ सभाओं का यहाँ पर आप लोग देखिएगा ना, नाम दिया गया है, जिसमें मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या नाम है, क्या क्या है। पहला है सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, हम लोग सभा की बात करें, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं इसका ये जो सभा है ना, जो मैं बता रहा हूँ सभा क्या है, इसका काम मेनली है कि जो भी मान लो किसान होगा, ठीक है, पुअर किसान हो गए, फार्मर हो गए, ठीक है, मजदूर हो गए, लेबर हो गए, है ना, और जो भी समझ लो इंडियन जितने भी हो गए, ठीक है। इंडियंस के लिए क्या करना है, लोग का काम है अधिकार का, किसका, राइट का, ठीक है। आप लोग देखिएगा बेटा, है ना, कौन कौन सी सभा, पूना महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या, देखिए आप लोग थोड़ा सा ऐसे है ना, ये आप लोग का इंडिया है, पाकिस्तान भी इसमें मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा मद्रास आपका इधर पड़ता है, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा पूना, पूना जो मुंबई में पड़ता है ना, बॉम्बे में पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, वाले एरिया में क्या हो रहा है, जो सभाएं बन रही, किसका काम कर रही है, क्रांति लाने का धीरे धीरे काम कर रही है ना। तो आप लोग जो देख रहे हो पूना महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और
मद्रास महाजन सभा, ठीक है। इनमें से क्या ये जो एरिया है, इसी एरिया में क्या है, इन सभाओं का गठन हुआ, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा उस समय जब आप लोग ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा था तब आपको बस ये वाला एरिया मिला था ना, बट अब यहाँ पर देखो साउथ में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे विचार बदल रहा है, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ये तीनों जो सभा इन्हीं के नेता, ठीक है, इन्हीं सबके नेता मिलकर कब 1885 में, कब 1885 में बॉम्बे में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अब यहाँ पर एक नए पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम होता है आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या? तो 1885 में किसकी स्थापना होती है? फाउंड, ठीक है, फाउंड 1885 में है ना। कौन कौन नेता आप लोग बोल सकते हो? आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। लेकिन इसका जो संस्थापक था, ठीक है, जो फाउंडर था वो भारतीय नहीं थे, भले नेता शामिल हुए थे ना इसमें। टोटल अगर आईएनसी की बात कर ले तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर टोटल कितने लोग थे? 72 थे, ठीक है। 72 डेलीगेट्स, यानी 72 अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो भी है ना प्रतिनिधि होते वो आए और इस पार्टी की स्थापना किया। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम ए.ओ. ह्यूम था, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स ही थे, ए.ओ. ह्यूम, है ना, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जब आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उसके बाद धीरे धीरे क्रांति का है ना विचार पनपेगा। हालांकि आप लोग ने पहले देख चुका 1857 की क्रांति में है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो नेशनल मूवमेंट है ना उसका बैकग्राउंड बन रहा है, ठीक है। कहां से बन रहा है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ये सुधार आया है ना, सुधार नहीं बोल सकते, अंग्रेजों ने जो अपने लिए सुधार लाया, ठीक है, ये 3 कानून। उसके बाद फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा? ये सभाएं बनी। ये सभा किसके कारण बनी? इन तीनों के कारण, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर एक्ट, गिलबर्ट बिल के कारण ये तीनों सभा बनी। और बाद में इन सभाओं के नेता मिलकर क्या बनाए? आईएनसी बनाए। क्या बनाए? अदर्स भी थे बट इनके नहीं थे, लेकिन इनसे भी शामिल थे ना, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे कहां पर? नेशनल मूवमेंट पे एंट्री करेंगे, ठीक है। हम लोग आईएनसी की बात कर लेते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसा कि मैंने भी आप लोग को बताया कि बॉम्बे में सभी लोग मिलकर, ठीक है, लगभग 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है, 72 डेलीगेट्स। और डेलीगेट्स का मतलब यहाँ पर है प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो 72 डेलीगेट्स मिलकर क्या किया? इसको फाउंड किया, है ना, फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाउंडर थे मैंने बताया कौन है फाउंडर? ए.ओ. ह्यूम है, ठीक है ना। और आप लोग देख लीजिए इनमें नेता कौन कौन थे, ठीक है। जो 72 डेलीगेट्स थे उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट नेता उनका नाम आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग देखिएगा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर है ना डेलीगेट्स की, डेलीगेट्स में कौन कौन थे आप लोग देखोगे? दादा भाई नेरोजी। अब दादा भाई नेरोजी के बारे में आप लोग एक चीज जानिएगा ना, ये है तो ये इंडियन, लेकिन ये ब्रिटेन में, कहां पर? ब्रिटेन आप लोग जानते हैं जहां से ब्रिटिश आए थे, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में ये क्या थे? आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली समझते हो ना, ठीक है, पार्लियामेंट समझते हो ना, पार्लियामेंट। तो संसद के सदस्य भी बन चुके थे। क्या बन चुके थे? पार्लियामेंट मेंबर रह चुके थे, है ना। अब समझो यहाँ पर कोई भारतीय, वो भी भारत में नहीं, कहां पर? लंदन में जाकर, ठीक है, ब्रिटेन में जाकर पार्लियामेंट में क्या है? मेंबर है वहां पर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस समय भारत में कोई बड़ा नेता बनना मुश्किल था, उस समय पार्लियामेंट में मेंबर थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, अगर देख लोगे इनके बारे में ना, इन्होंने एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बुक लिखा था, रूल इन इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो भारत में जो भी पैसा मतलब धन जो भी है ना, जितना भी इनकम जो भी आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इनकी इस बुक में बताया जाता है ना, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या बताया गया? इन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पर मनी है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था ब्रिटेन में, है ना। ये बुक क्या था? लोगों में जागरूकता लाने का काम कर, जान सभी रहे थे कि अंग्रेज लूट रहा है, लेकिन कोई डाटा नहीं दे रहा था। इन्होंने डाटा दिया, ठीक है, किसके द्वारा? अपने बुक के द्वारा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, और अगर डेलीगेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर और डेलीगेट्स में आप लोग देखिएगा कुछ और नेता जो यहाँ पर है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके अलावा फिर आप लोग का है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता,
मेहता। अब आप लोग देखिए जो बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सदस्य है ना, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है ना कि जो 72 प्रतिनिधि मिले हैं ना, वो भारत में अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते थे ना, उस क्षेत्र में एक नेता के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और भी कुछ ITC आप लोग लिख सकते हैं ना। तो क्या ये सब थे फाउंडर है ना, जिन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की पार्टी की। ठीक है, मिलकर, वो भी बॉम्बे में 1885 में। अब आप लोग देखिएगा ये सब जो है ना, ये जो जितने भी नेता आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब है मॉडरेट्स। क्या है सब? अब मॉडरेट्स क्या है, तो आप लोग देखिएगा कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि आजादी पाने का दो तरीका था है ना, एक था क्या, रिवोल्यूशनरी, क्रांति के द्वारा है ना, और एक था आप लोग का मॉडरेट्स, यानी आराम से ना, प्रेम से। ठीक है, तो आप लोग अगर वे की बात कीजिएगा, दो तरीका था। ठीक है, आजादी पाने का, एक मॉडरेट्स थे और एक थे रेडिकल्स। ठीक है, मॉडरेट्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे? मॉडरेट जिसको हम लोग नरम दल के नेता बोल सकते हैं, और रेडिकल्स जो गरम दल के नेता। नरम मतलब आप लोग समझ में आ रहा है ना, नरम मतलब प्रेम भाव से। ठीक है, और गरम मतलब गुस्से में, क्रांति के द्वारा। ठीक है, जैसे हो सके आजादी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, मॉडरेट्स यानी आप लोग बोल सकते हो उदारवादी, उदारवादी या फिर नरम दल है ना, और इसको आप लोग बोल सकते हो रेडिकल्स यानी गरम दल, जिनका विचार क्या है कि क्रांति के द्वारा आजादी पाया जाए, कैसे भी पा सकते हैं ना। अगर इससे नहीं माने तो आजादी हम लोग कैसे पाएंगे, क्रांति के द्वारा। तो आप लोग जितने भी देख रहे हो ना, इनमें जो अधिकतम है क्या है, मॉडरेट्स यानी उदारवादी, क्योंकि ये लोग शुरू में क्या सोच रहे थे कि इस पार्टी की स्थापना ये लोग ने क्यों की, इसकी स्थापना इसीलिए की गई है ना कि इसमें जो भी प्रतिनिधि होंगे वो डिमांड करेंगे अंग्रेज सरकार से। ठीक है, लड़ेंगे नहीं, डिमांड करेंगे अंग्रेज सरकार से। ठीक है, कि आजादी के लिए जो भी मतलब हमारे देश में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, अब हालांकि आप लोग देखिएगा, अब तक ये लोग के मन में विचार ये नहीं आया कि आजादी चाहिए हम लोग को। आप लोग अगर समझ रहे हो ना कि लोग आजादी के लिए खड़े, तो गलत भाव से आप लोग सोच रहे हो ना, यहाँ पर आजादी नहीं है, लोग को बस कानून में सुधार चाहिए। अब तक कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है कि हम लोग को आजादी चाहिए है ना। ये शुरुआत सबसे पहले कब होगी, 1905 में है ना, यानी 1905 में। कैसे होगी हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडरेट्स और रेडिकल्स दो तरह के नेता। मॉडरेट्स मतलब उदारवादी जो प्रेम भाव से, और रेडिकल्स मतलब ऐसे नेता जो युद्ध क्रांति कैसे भी करके हम लोग को आजादी चाहिए। ठीक है, आप लोग ने ये तो देख लिया कि नरम दल में ये सब इस तरह के नेता थे। अब रेडिकल्स में कौन थे भाई, तो रेडिकल्स में यहाँ पर बहुत तीन फेमस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बना दूं, ठीक है, तो आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे ना, यहाँ पर पंजाब में आप लोग को मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, और यहाँ पर महाराष्ट्र में आप लोग को मिलेंगे, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो बॉम्बे में आप लोग देखेगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये सब क्या है, रेडिकल्स है ना, यानी रेडिकल जो आजादी प्रेम से नहीं चाहते हैं ना, कैसे भी मिल जाए, बस क्रांति करके भी चाहिए तो चाहिए, लेकिन आजादी है ना। तो बाद में ये विचार आता है, अब ये लोग उदारवादी है ना, ये लोग क्रांतिकारी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा बिपिन चंद्र पाल बंगाल में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल आप लोग को, और यहाँ पर पंजाब में आप लोग को जो मिलेंगे ना, पंजाब है वाला, पंजाब में आप लोग को मिलेंगे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय कहां पर, पंजाब में, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, चंद्र पाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो, पंजाब में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक कहां पर, बॉम्बे में, और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल। क्या थे, रेडिकल्स थे। ये सब किसकी मांग कर रहे थे, आजादी की। अब तक मांग नहीं करते, बस ये लोग चाहते थे कि भाई एक समय के बाद जब ये लोग आते हैं ना सरकार में, मतलब जब ये लोग शामिल होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तब ये लोग के मन में विचार आता कि क्रांति से हम लोग को आजादी चाहिए। क्योंकि ये सब क्या थे, ये सब युवा थे, और दादा भाई नेहरू क्या, ये सब भी इस तरह के जो नेता थोड़े क्या है, उम्रदार व्यक्ति है ना, उनको क्या आजादी प्रेम से चाहिए। ठीक है, वो लोग कानून से मानते हैं बात, कानून से हम लोग को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। और आप लोग बाद में देखिएगा ना, जब आप लोग आगे इतिहास पढ़िएगा, आप लोग ने सुना भी होगा ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर ही जो यहाँ पर वो रहते हैं, भगत सिंह जाकर गोली मारते हैं ना, और उनके जो भी दो साथी, तीन चार साथी मिलकर, तो लाला लाजपत राय के लिए है ना, जब लाठी सेन की चोट लगने पर सिर से मृत्यु होती। ठीक है, हाँ, तो ये लाला लाजपत राय देखो, तो पंजाब से। और आप लोग देखिएगा जो यहाँ पर
भगत सिंह भविष्य में आपको जो मिलेंगे है ना इतिहास में, वो कहाँ पर मिलेंगे, पंजाब के ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या थे, लाला लाजपत राय से सब लोग प्रेरित थे, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा के भी थे और साथ ही क्या थे, पंजाब एरिया से बिलोंग भी करते थे ना। तो ये क्या हो गया आप लोग का, बोल सकते हो बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सब जो बैकग्राउंड है आप लोग को आगे कब काम आएगा, आगे काम आएगा 1905 में, ठीक है। कब 1905 में। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जब आप लोग को मैंने रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाया था तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सेंटर था आजादी के लिए ना, रिफॉर्म की सुधार की जो मांग कर रहा था, क्रांति का सबसे बड़ा जो सेंटर था वो था आप लोग का बंगाल, ठीक है। अब बंगाल उस समय क्या थी, बंगाल ऐसा जगह था जहां पर मेन शासन था, किनका शासन था, आप लोग ने सुना होगा है ना कि पहले हम लोग का जो राजधानी क्या था, कलकत्ता था, क्या था। अब कलकत्ता किस लिए था, क्योंकि यहाँ पर उस समय क्या है, कौन शासन कर रहा है, यहाँ पर बंगाल पर मेन शासन किसका है, ब्रिटिश का है। ब्रिटिश कहाँ पर, बंगाल में है ना। अब बंगाल में सबसे ज्यादा क्रांति हो रहा है और जहां पर जहां पर आप लोग का सेंटर है यानी कैपिटल है, वहीं पर ज्यादा क्रांति होगा। तो क्या यहाँ पर अंग्रेज बच पाएंगे, नहीं। तो लोग क्या करेंगे, बंगाल को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, बंगाल को, क्योंकि अब यहाँ पर क्रांतिकारी का विचार जन्म चुका है बहुत पहले से है ना, ठीक है। तो इसको तोड़ने का काम क्या करेंगे, 1905 में बंगाल पार्टीशन करेंगे, क्या करेंगे, यानी बंगाल को 2 पार्ट में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब यही बंगाल जो बाद में 1905 में टूटता है, यही बंगाल बाद में 1947 में मांग करेगा कि हमको अलग पाकिस्तान में मिलना है, और बाद में बांग्लादेश बनेगा 1971 में। तो देखो शुरुआत कहाँ पर 1905 में हुई, जब अंग्रेजों ने क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया है ना 1905 में, ठीक है, बंगाल पार्टीशन। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं बंगाल पार्टीशन, ठीक है। हम लोग का पॉइंट है बंगाल पार्टीशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हुआ कब, बंगाल विभाजन हुआ ईयर 1905, ठीक है, वर्ष 1905 में हुआ। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण मैंने जैसा पहले भी बताया है कि आप लोग देखोगे ये इंडिया है ना, हालांकि ये पहले करेंगे लेकिन मैं इसमें सब मिलाया था, ठीक है। पाकिस्तान ना हो, हमारा जो बांग्लादेश है वो भी क्या है इसमें हिस्सा था, ठीक है। आप लोग देखिएगा जो यहाँ पर ये बंगाल है, बंगाल। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे तक बना दिया, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना था मुझको, ठीक है, बंगाल है, ओके। अब बात आती है कि बंगाल है ना, उस समय बंगाल सिर्फ आज का बंगाल नहीं था, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था ना। कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता था इसमें, आप लोग देखिएगा बिहार भी आ जाएगा, बिहार, बंगाल तो रहेगा ही, उड़ीसा भी आ जाएगा और असम भी आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये जो बांग्लादेश है आज का बांग्लादेश है वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था है ना, ठीक है। बंगाल विभाजन करने का मैंने जैसा कि रीजन बताया कि यहाँ पर रीजन क्या था, रीजन था यहाँ पर कि ये जो एरिया था, ठीक है, क्या था, रिवोल्यूशनरी एरिया था, ठीक है, ठीक है, क्रांतिकारी एरिया था, जहां पर क्या था, शुरू से ही यहाँ पर क्रांति के है ना जो विचार पे पनप रहे थे, ठीक है, अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि बंगाल को विभाजन किया है, ठीक है। अब बंगाल को बांटेंगे कैसे भाई, क्या रीजन देंगे, तो रीजन उन लोग ने क्या दिया कि ये जो एरिया है, जैसे कि आप लोग देखो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। तो लोग ने रीजन क्या दिया कि जो बंगाल है ना, इसका रीजन बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र में शासन करने में क्या हो रही है, दिक्कत होगी, क्या हो रही है, और जब दिक्कत होगी तो हम लोग इसको बांट देंगे, ठीक है। तो वो लोग ने भी दिमाग लगाकर बांटा, कैसे बांटा, बंगाल आप लोग देखिएगा है ना, बंगाल को अगर ऐसे बनाऊंगा है ना, तो बंगाल है ये, समझ लीजिए एक एग्जाम्पल में, मैं रियली बस एक ऐसे सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, फिगर में ये है आप लोग का बंगाल टोटल, ठीक है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते तो आप लोग देखते हो भाई कि ये होता है नियम, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो वो लोग ने क्या देखा कि ईस्ट साइड में है ना मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है, और इस साइड में क्या है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है ना। तो वो लोग ने ये चीज कॉमन पाया कि भाई ये वाला एरिया में मुस्लिम से, ये वाले एरिया में हिंदू है, तो ये लोग को कैसे बांट सकते हैं, है ना। अब क्रांति वाला क्षेत्र था, तो अगर ये लोग को बांटेंगे नहीं, ये लोग की एकता क्या थी, क्रांति और स्वतंत्रता के मांग को बढ़ा सकती थी। तो वो लोग ने किया क्या, बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया है ना, जो ईस्ट वाला साइड है उसे ईस्ट बंगाल बोला और जो वेस्ट वाला साइड है उसे वेस्ट बंगाल बोला, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में बट गया। अब
वर्ष 1905 में हुआ, तो उस समय भाई था कौन वायसराय, तो वायसराय था उस समय लॉर्ड कैरिजन, ठीक है, लॉर्ड कैरिजन, ठीक है। तो 1905 में, लेकिन अब ऐसी बात थोड़ी है कि ये लोग ने इतनी आसानी से बंगाल विभाजन कर दिया है ना, अब कोई विरोध नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल। हम लोग उतने समय से देख रहे हैं कि जो क्रांति के विचार, जागरूकता और जो स्वतंत्रता का विचार सभी के मन में आ रहा है ना, रेडिकल्स हो गए, मॉडरेट्स हो गए, तो कहीं ना कुछ तो बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग ने 1905 में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो इसका रिजल्ट, बंगाल पार्टीशन का क्या रिजल्ट हुआ, इसका अगर रिजल्ट हम लोग बोलेंगे तो इसका रिजल्ट होता है आप लोग का स्वदेशी मूवमेंट, यानी जिसको हम स्वदेशी आंदोलन बोलेंगे। अब स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन में आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो वर्ड है स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्वदेशी का मतलब होता है खुद के देश की बात में, ठीक है, यानी इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है ना। अब आप लोग जानते हो कि भाई यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसका ट्रेड करना भी था, उसके बाद शासन करना भी था। तो इंडिया में उस समय मैंने बताया था कि अधिकतम जो चीज वस्तु यूज हो रही है ना, कहाँ की यूज हो रही है, ब्रिटेन की यूज हो रही है, ठीक है। हम लोग ब्रिटेन के इकोनॉमी पर डिपेंड है, ठीक है। ब्रिटेन जो भी लाता है अपना सामान यहाँ पर बेचता है, हम लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो हम लोग ने क्या किया भाई, कि ब्रिटेन का सामान हमें नहीं खरीदना, ठीक है, नो परचेज। हम लोग को क्या करना है, भारतीय सामान को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है, हाँ, तो भारतीय सामान को बढ़ावा तो देंगे, लेकिन ब्रिटेन के सामान को लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, बॉयकॉट करेंगे, यानी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ सामान यूज करेंगे और जलाएंगे भी, ठीक है, खरीदेंगे भी नहीं, है ना। तो जो भी मतलब ब्रिटेन का आप लोग बोल सकते हो, जो भी यहाँ पर फॉरेन गुड्स था, फॉरेन गुड मतलब क्या, फॉरेन गुड्स मतलब यहाँ पर बात हो गई जो भी विदेशी वस्तु थी उसको खरीदना लोग ने बंद कर दिया, नो परचेज, बर्न करना, बाइकआउट करना, या तो यूज नहीं करना है या तो जला देना है, ठीक है। तो उस समय बहुत सारी जलाई गए ना, बहुत सारे कपड़ों को जलाया गया जो कि किसका, ब्रिटेन का था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या स्वदेशी मूवमेंट में भी लोग ने किया क्या भाई, यहाँ पर आप लोग देखिएगा स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया है ना, स्वदेशी यानी यहाँ पर सीधी सी बात होगी, मेड इन इंडिया की बात है, ठीक है। जो कि आज आप लोग देखते हो, आज भी हमारे देश में चल रहा है ना, मोदी जी ने चालू किया था मेड इन इंडिया, ठीक है, कि भाई हम लोग को आज अभी के समय में जो भी प्रोडक्ट खरीदना मेड इन इंडिया यानी भारतीय वस्तु खरीदना है ना, तो उस समय लोग ने वही किया है ना, स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। सभी नेता लोग मिलकर यही काम किए कि भाई ये कर लिया जाए कि भारतीय वस्तु को बढ़ावा देंगे तो अंग्रेज अपने आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी का रिजल्ट हुआ भाई कि आप लोग देखिएगा स्वदेशी आंदोलन है ना कहीं सफल हुआ, लेकिन सफल कैसे होते, हमारा देश अभी उतना ताकतवर था नहीं, है ना, ठीक है, और उतना बोल सकते लोगों में जागरूकता अभी भी फैली नहीं थी। भी तो बस बंगाल वाला एरिया था, है ना, जहाँ पर जागरूकता जारी फैली थी, लेकिन इसको भी लोग ने बंगाल पार्टीशन कर दिया, यानी बंगाल विभाजन कर दिया। तो आज आप लोग देखिएगा जो मुस्लिम और हिंदू का विचारधारा, जो हम लोग बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आराम से कि डिवाइड एंड रूल ने कैसे अपनाया है ना, कि मुस्लिम को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अब ये वाला जो आप लोग ईस्ट बंगाल देख रहे हो ना, यही बात में जो मैंने बोला था कि 1940s में है ना, लगभग 1940 में लोग के मन में धीरे धीरे विचार आने लगता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आप लोग क्या दिखेगा, ये जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में है ना, 1906 में एक पार्टी आई, नई पार्टी, ठीक है। अब तक आप लोग बस आईएनसी देख रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रहे थे, लेकिन अब एक और नई पार्टी है जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था, मुस्लिम लीग। अब यही बाद में पाकिस्तान की मांग भी करेगा। तो मुस्लिम लीग कब आई, ये आई 1906 में, ठीक है। देखो यहाँ पर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में क्या बनी, मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। मतलब यहाँ पर भेदभाव, मतलब जो भी लोग ने बंटवारा किया उसका एक प्रभाव आप लोग मुस्लिम लीग देख सकते हो, है ना। और सरकार ने यह भी किया कि बीच बीच में है ना भारतीयों को कहीं छूट दिया और मुस्लिमों के साथ मतलब इस तरह से व्यवहार किया कि वो लोग का कुछ सम्मान ही नहीं है ना। तो वो लोग को लगा कि जब भारत है ना बाद में स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब ये लोग को लगा कि हमारी अपनी भी एक पार्टी नीचे है ना। हम लोग को जैसे कि आप लोग देखिएगा, मैंने पढ़ाया था लास्ट पिछले चैप्टर में, लगभग 1929 और 30 के आसपास मैंने बताया था, यहाँ पर एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, अम्बेडकर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आप लोग को कि उन्होंने 3 आंदोलन चलाया था टेंपल एंट्री के लिए, है ना। अब देखो अभी भी 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है, तभी भी भारतीय लोग जो खुद ही है ना अभी भी आंदोलन लड़ रहे हैं।
1929-30 की बात है, मतलब इस समय गांधी जी भी भारत में आ चुके थे, वो आंदोलन चला चुके थे ना बहुत समय से। लेकिन उस समय भी क्या था, भारतीयों में अभी भी हिंदुओं में, हिंदू मुस्लिम तो धर्म दूर हो जाता है, वो अलग बात है। अपने हिंदू धर्म में सब लोग कास्ट के नाम से लड़ रहे थे दीदी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अभी भी तुम लोग देखोगे भेदभाव अब तक खत्म नहीं हुआ था। हम लोग अगर देखिए इतिहास में ना, बुक पढ़ेंगे तो हम लोग को लग रहा है कि भाई सब लोग में क्रांति का विचार जाग रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं है ना। अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं वो विचार अब तक पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता चल सकता है कि अभी भी कास्ट सिस्टम चल रहा था, है ना, अभी भी भेदभाव चल रहा था आजादी के समय में भी। तो मुस्लिम लोग को भी ऐसा लगा कि वो लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो लोग ने मुस्लिम लीग बनाया 1906 में, और बाद में फिर वो लोग है ना मुस्लिम लीग जो थी है ना अलग चुनाव की मांग करती है। जैसे उस समय हमारे देश में भी पार्लियामेंट था, है ना, ठीक है। उस समय क्या आप लोग देखोगे ना, आप लोग देखोगे इस समय क्या था, इंडिया में पार्लियामेंट यानी जो संसद था, इसमें हम लोग यहाँ पर भी चुनाव होता था। क्योंकि इस समय आप लोग देखिएगा दो तरह के व्यक्ति हमारे देश में थे, ठीक है। एक राजा लोग होते थे जो अपना राज करते थे, और पार्लियामेंट में कुछ लोग होते थे, ठीक है। उसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल थे, भारतीय भी शामिल होते थे, है ना। तो ये लोग ने क्या डिमांड किया मुस्लिम लीग ने भाई, कि हम लोग का जो मुस्लिम के मतलब मुस्लिम लोग जो है ना, वो लोग के लिए अलग सीट रिजर्व कर रहे हैं ना। रिजर्व किसके लिए लोग चाह रहे हैं ना, जो रिजर्वेशन चाह रहे हैं मुस्लिम्स क्या चाह रहे हैं, रिजर्वेशन, है ना, आरक्षण। अभी के समय में आप लोग देखिएगा रिजर्वेशन किसको मिला है, एससी और एसटी को मिला, लेकिन उस समय कौन मांग रहा था, मुस्लिम्स मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे, है ना, कि रिजर्वेशन। अब यहाँ पर किसका रिजर्वेशन, सीट का, कि पार्लियामेंट में हम लोग का सीट रिजर्व कर दो। और एक और कानून क्या मांग कर रहे थे, कि जो मुस्लिम नेता खड़ा है उसको पास मुस्लिम ही वोट देगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, है ना, ये लोग के मन में विचार आ रहा है कि भाई मुस्लिम को मुस्लिम और हिंदू को हिंदू वोट देगा, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विचार ये लोग में धीरे धीरे आने लगा, है ना, कि मुस्लिम अलग हिंदू अलग, ठीक है। लेकिन बीच में गांधी जी आपको दिखेंगे आगे जो दोनों को मिलाने की कोशिश करते, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ से क्या हो गया कि रिजर्वेशन 1909 में है ना एक कानून आता है, मॉर्ले मिंटो करके आता है ना, मॉर्ले मिंटो कानून आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें आप लोग देखिएगा इसको क्या इस बात को मान लिया जाता है, रिजर्वेशन वाली बात को, है ना, ठीक है। अब क्या हो गया, तो आप लोग का होगा बंगाल पार्टीशन और स्वदेशी आंदोलन, है ना। और बंगाल पार्टीशन का प्रभाव क्या पड़ा, 1906 में मुस्लिम लीग एक तरह से बनी, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट किसका रिजल्ट था, बंगाल पार्टीशन का रिजल्ट था। अब आप लोग आ जाइएगा लगभग 1915 के आसपास, ठीक है। सब ध्यान दो ना, थोड़ा देख लो गांधी जी को, ठीक है। अब इसको हम लोग गांधीयन इरा भी कहते हैं ना, बट फिर भी आप लोग देख लो। अब गांधी जी की हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि अब गांधी जी का एंट्री होगा ना यहाँ पर। और गांधी जी इसके बाद पूरे आजादी तक अपना सबसे बड़ा योगदान निभाएंगे, और आपको समझ में आएगा गांधी जी क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ना। अब आप लोग देखिए अगर गांधी जी की हम लोग बात करेंगे ना, क्योंकि अगला आप जो भी इनसे जुड़कर चलना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा वर्ष 1915 में आप लोग जानते भी होंगे ना, ईयर 1915 में ये इंडिया में आते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं, तो आते हैं भाई, आते हैं ये कहाँ से, आते हैं ये साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे भाई, है तो इंडियन, तो साउथ अफ्रीका में क्या करने गए थे। तो बीच में इनको है ना आप लोग ध्यान दोगे, बैरिस्टर, ये जो इंसान है क्या है, बैरिस्टर है, बैरिस्टर, ठीक है, वकील है, ठीक है। ये इंडिया में ही पहले रहते थे, लेकिन बाद में इनको एक केस मिला जिसके चक्कर में इनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। और साउथ अफ्रीका में एक भेदभाव था, ठीक है, वहां पर भी है ना, जब ये साउथ अफ्रीका में गए तो वहां पर भी क्या था, वहां पर भी इंडियंस रहते थे। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जो भारतीय से जो मजदूर लोग जाएंगे प्लांटेशन करने के लिए ना, जो दूसरे देश में लेकर जाएंगे प्लांटेशन किए जाने के लिए, फिर अलग अलग काम से लेबर के रूप में, तो वहां पर जो इंडियंस होंगे, अब इंडियंस का रंग क्या है भाई, आप लोग जानते हो कि या तो काला या तो सावला बोल लो, ठीक है। और वहां पर भी अंग्रेजों का शासन है, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज है, गुरु लोग है ना, वहां पर भी वो लोग देख रहे हैं अंग्रेज लोग को, ठीक है। तो वहां पर क्या था, उन्होंने देखा इंडियंस के साथ क्या था, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होने का मुख्य रीजन क्या था, कि जो इनका रंग था, ठीक है, वो क्या था, डार्क था, डार्क स्किन, ठीक है। अब ये आए तो केस के लिए है ना, केस इनका सॉल्व भी हो गया, मतलब कुछ समय तक चला केस, लंबा घिंचा केस भी है ना। लेकिन जब बाद में इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर भी वही चीज है ना जो हमारे भारत देश की है ना, तो लोग ने इन्होंने क्या कोशिश किया यहाँ पर, अब ये यहाँ पर आंदोलन करने लगे, ठीक है, मूवमेंट। तो सबसे पहला गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया अपने देश में ही साउथ अफ्रीका में चलाया ना, लगभग 20 वर्ष वहां पर है ना, 20 ईयर्स।
ठीक है, 20 साल वहां पर रहे। 20 साल वहां रहकर जब उन्होंने अपना अनुभव ले लिया क्रांति का, पहली बार क्रांति नहीं कर रहे थे भारत में, जब 1915 में आए, 1917 में उन्होंने पहला आंदोलन चलाया चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो पहला आंदोलन नहीं था इनका, साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे, ठीक है। असफलता वहां पर बहुत बार मिली लेकिन सफल भी हुए। तो साउथ अफ्रीका में इनका एक अलग पहचान बन गया, जब ये मतलब अलग अलग जो भी मूवमेंट और जो भी चलाया वहां पर इनकी एक अलग पहचान बन गया है ना। तो जब ये भारत में 1915 में आए हैं ना, 1915 में, तो तभी भी इनको भारत में लोग जानते थे, कुछ लोग, हर लोग नहीं जानते थे। बट अब 1915 में आए तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, आप कहीं भी जाइएगा आपको वहां पर कुछ काम करना है तो आपको पहले उस देश को समझना पड़ेगा। अब गांधी जी भले इंडिया के, लेकिन 20 साल बाहर रह चुके साउथ अफ्रीका में, इंडिया के बारे में भी उनको फिलहाल जानकारी है नहीं। तो लगभग 1 साल 1 ईयर है ना, उन्होंने क्या किया, खूब विजिट किया, पूरे इंडिया में घूमे है ना, ठीक है। माहौल देखिए कि आखिर माहौल क्या है, ठीक है, समझे 1 साल कि आखिर भारत में कैसा माहौल है, अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। इसी के बीच में वर्ष 1917 में आप लोग देखिएगा है ना, ईयर आप लोग देखिएगा 1970, वर्ष 1917 में, ठीक है ना। इनको एक व्यक्ति, ठीक है, नाथूराम कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, इनको बताता है ना भारत जो बिहार है, ठीक है, बिहार में बताता है, क्या बताता है बिहार के बारे में, बिहार के बारे में ये बताता है उनको है ना कि बिहार में भाई नील विद्रोह, मैंने आप लोग को जब हिस्ट्री स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था है ना, तो मैं आप लोग को बताया था ट्राइबल्स लोग नील की खेती ये सब की बात हम लोग ने किए थे। तो हम लोग ने बात किया था ना कि नील विद्रोह यानी नील की खेती बिहार में कराई जाती थी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए जब नील की खेती यहाँ पर कराई जाती है तो नील की खेती करना क्या था, अपनी जमीन के नीले नुकसान था, मैंने आप लोग को पहले भी बताया जो नील होता है, ठीक है। नील को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर है ना इंडिगो का, ठीक है, इंडिगो का यहाँ पर क्या होता था, खेती फार्मिंग होता था। अब आप लोग जानते हो फार्मिंग में इसमें होता था इंडिगो में लैंड का जो लगभग है ना फर्टिलाइजेशन, आप लोग बोल सकते हो ना, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उत्पादकता खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी किसान ऐसी खेती नहीं करना चाहेगा जिससे उसका क्या हो जाए, खेत खराब हो जाए। तो उन्होंने इसलिए बोला कि भाई हमको खेती का मतलब अपने खेत को बचाना है ना, तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी वहां पर 1917 में आए। अभी जो जिला था आप लोग का चंपारण था, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट था, जिस कारण यहाँ पर जो गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया वो कहलाया क्या, चंपारण मूवमेंट, ठीक है, चंपारण मूवमेंट। तो ये किससे रिलेटेड था, बिहार स्टेट से रिलेटेड था है ना, बिहार स्टेट से रिलेटेड, और मेनली नील की खेती से है ना, इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेड था है ना। तो आप लोग देखिएगा क्या चंपारण आंदोलन का पहला आंदोलन था। हम लोग बिहार के नागरिक होने के नाते हमें ये कम से कम याद होना चाहिए ना, गांधी जी का पहला आंदोलन तो चलाया गया बिहार में 1917 में, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग यहीं पर देखिएगा चंपारण आंदोलन के अलावा इन्होंने 1-2 आंदोलन और चलाया, ठीक है, 1918 के आसपास लगभग, ठीक है। खेड़ा आंदोलन देखिएगा आप लोग, खेड़ा एंड अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन एंड अहमदाबाद, ठीक है, 2 आंदोलन है, ठीक है, ये अलग है ये अलग है। सत्याग्रह इसको इन्होंने यहीं पर सत्याग्रह का नाम दिया, सत्याग्रह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिएगा अहमदाबाद क्या है, मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन मतलब क्या, यहाँ पर जो मिल मालिक है ना, मजदूर के जो मिल है, आप लोग देखिएगा अहमदाबाद में ये जो अहमदाबाद आंदोलन है ये मेनली मिल्स से रिलेटेड है और लेबर से, ठीक है। तो लेबर से रिलेटेड है, लेबर का डिमांड क्या है भाई कि हम लोग को चाहिए बोनस, और जो मिल के मालिक को देने को तैयार नहीं है। तो अब गांधी जी आए, उन्होंने सत्याग्रह कराया, ठीक है, धरने पर सब लोग बैठे। अब वहां पर क्या हुआ कि मिल मालिक के पास अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो उन्होंने गांधी से बात किया, तो ना मिल मालिक की बात मानी गई ना लेबर की बात मानी गई, बीच का रास्ता अपनाया कि देखो भाई ना तुम्हारा ना मेरा इतना रखेंगे, ठीक है, इतना मिलेगा तुमको। मजदूर भी खुश हो गया, चलो भाई कम से कम मिल तो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए आप लोग अहमदाबाद सटन मूवमेंट देखोगे। फिर खेड़ा आंदोलन, वहां पर भी लगभग खेती खराब हो गई थी ना किसी कारणवश, नेचुरल कैलेमिटी के कारण, तो इसलिए खेड़ा आंदोलन चला। जब आप लोग देख रहे हो जो 3 आंदोलन चला है, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट, सत्याग्रह, तो ये क्या है, ये मेनली पूरे देश में नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दोनों आपको देखिए कहाँ पर है, गुजरात में है ना। हम लोग का इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है,
ठीक है, इंडिया इतना बड़ा है, इसमें सिर्फ यहाँ पर गुजरात वाला और यहाँ पर ये बिहार वाला है, दो एरिया में बस आंदोलन चलाने से गांधी जी को कौन जानेगा, नहीं जानेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रीजनल आप लोग बोल सकते हो, रीजनल मूवमेंट था। ठीक है, पूरे देश इससे प्रभावित नहीं हुआ ना, पूरा देश जाना। ठीक है, लेकिन पहचान तो जरूर बन गई है, लोगों में लोकप्रिय हो गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका से कुछ लोग जाने, भारत में 3 आंदोलन चलाए, यहाँ पर इनकी पहचान बन गई, इनकी अलग छाप बन गई है ना, लोग इनको मानने लगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि क्या गांधी जी की पहचान थोड़ी बढ़ी। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहला आंदोलन देखोगे आएगा 1919 में, इनका जो नेशनल लेवल पर होगा। ठीक है, तो वो होगा रॉलेट एक्ट के कारण, सरकार फिर से एक कानून लाती है जिसका नाम क्या है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो कब आता है, वर्ष 1919 में आता है। ठीक है,